वो टेरर अटैक हुआ था जिसमें 26 मासूमों की जान चली गई। इस वक्त आप चारों तरफ मेरे देख सकते हैं पहलगाम की वो पहाड़ियां जहां घूमने के लिए पर्यटक आए थे, लेकिन उन्हें मौत की नींद सुला दिया गया। इस वक्त चारों तरफ सन्नाटा सा है, केवल लोकलाइट्स दिखाई दे रहे हैं, दुकानें बंद है, रेस्टोरेंट बंद है, यहाँ के होटल्स बंद है। एक बड़ा झटका, एक बड़ा सेटबैक लगा है। आपको बता दें अब से थोड़ी ही देर में यहाँ पर आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी भी दौरा करने के लिए आने वाले हैं। ये रास्ता ठीक जो आपको लिए चलता है अमरनाथ की तरफ, और यहीं से अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ती हूँ तेज कदमों से, अगर मैं आगे की तरफ जाऊं तो वो रास्ता जाता है जो बाइसरन की तरफ जाता है, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं बाइसरन, जहां पर आतंकियों ने पर्यटकों को, निहत्तों को, मासूमों को मौत के घाट उतार दिया। और अब ऑपरेशन बदला जिसकी मांग इस वक्त भारतीय कर रहे हैं, उससे जुड़ी हुई एक एक डिटेल मैं आपको यही ग्राउंड जीरो से पहुंचाऊंगी। कैसे भारतीय सुरक्षा बल आतंकियों की कमर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कहां कहां पर आतंकियों के अड्डों पर हमला किया गया है, वो तमाम जानकारी आपके सामने रखूंगी। इस बीच बड़ी खबर आ रही है त्राल और गुरेज से, जहां पर 2 जगह ब्लास्ट की खबर आ रही है। 2 आतंकियों के घरों को ब्लास्ट से उड़ा दिया गया है। आतंकी आदिल और आतंकी आसिफ के घरों को ब्लास्ट से उड़ा दिया गया है। इससे जुड़ी हुई और जानकारी हमारे सहयोगियों के पास है, उन तक हम पहुंचे उससे पहले डिटेल आप तक पहुंचा दें। 22 अप्रैल को जो टेरर अटैक हुआ था, अब इंडियन आर्मी गुनहगारों से बदला ले रही है। सुरक्षा बलों ने पहलगाम हमले को लेकर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। सुरक्षा बलों ने बिजबेहरा में आतंकी आदिल हुसैन को घर को उड़ा दिया है, तो वहीं त्राल में आतंकी आदिल शेख के घर में भी ब्लास्ट किया गया है। आपको बता दें इन दोनों ही आतंकियों की इन्वॉल्वमेंट पहलगाम टेरर अटैक से जुड़ी हुई बताई जा रही है। अनंतनाग पुलिस ने आदिल समेत 3 आतंकियों का स्केच जारी कर उनके खिलाफ 20 लाख का इनाम घोषित किया है। इससे जुड़ी हुई अपडेट मैं आप तक और पहुंचाऊं, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर आप देखें। जब यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ ही हमारे सीआरपीएफ के जवान और भारतीय सेना के जवान इस इलाके में रेकी कर रहे थे, इस घर को खंगाला गया। इस घर के अंदर से जो संदूक मिला उसमें एक ऐसी बैटरी नुमा चीज मिली जिसे डीएक्टिवेट करने की कोशिश की जा रही थी कंट्रोल तरीके से, और तभी यहाँ जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। आपने तस्वीरें देख ली, मेरे सहयोगी मंसूर मीर वो भी इस वक्त पहलगाम में ही मौजूद हैं। ये एक बड़ी सैन्य कार्रवाई है जो आतंकियों के खिलाफ मंजूर की गई है। आसिफ शेख और आदिल के खिलाफ जो ये कदम सेना ने उठाया है, इस पर तफसील से जानकारी आप दें। देखिए मीनाक्षी, पहलगाम टेरर अटैक में इन दोनों मिलिटेंटों का हाथ बताया जा रहा है। आदिल ठाकुर जो है, जो अनंतनाग के बिजबेहरा के रहने वाले हैं, वो वर्ष 2018 में पाकिस्तान चले जाते हैं, वहाँ आर्म्स की ट्रेनिंग हासिल करते हैं और उसके बाद उन्हें ये काम सौंपा जाता है कि कश्मीर में आपको एक बहुत बड़े मिलिटेंट हमले को अंजाम देना है। और आदिल ठाकुर के कहने पर ही आसिफ शेख जो है, जो साउथ कश्मीर के ही त्राल इलाके के रहने वाले हैं और एक लोकल मिलिटेंट है लश्करी तैयबा के, उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई। और जो फॉरेन मिलिटेंट्स का हाथ इस हमले में बताया जा रहा है, जो बाइसरन के इन जंगलों में पहले से मौजूद थे, और लोकल आसिफ शेख जो मिलिटेंट है, इसके सहारे से जो है ये इस पूरे टेरर अटैक को अंजाम दिया गया है। और ये जानकारी जो है जैसे ही सुरक्षा बलों को मिली तो उसके बाद ये ऑपरेशन पूरे तरीके से लॉन्च किया गया। और कल रात में जैसे ही सुरक्षा बल के जवान आसिफ शेख के घर गए, उनके घर पर रेड हुई, तो उसी दौरान एक बॉक्स वहाँ पे मिला जैसे डिफ्यूज़ किया गया और उसमें एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और उसका घर जो है वो पूरी तरह से तबाह हो गया। लेकिन इस घटना के तुरंत बाद एक और खबर आई कि आदिल ठाकुर जो कि बिजबेहरा के संगम के रहने वाले हैं, जिस पर 20 लाख रुपए के इनाम की घोषणा जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से की गई है, उसे मास्टरमाइंड कहा जाता है इस हमले का। उसी ने इस पूरे हमले को अंजाम दिया, क्योंकि साउथ कश्मीर का जो इलाका है वो यहाँ के चप्पे चप्पे से पूरी तरह वाकिफ़ है और साउथ कश्मीर अनंतनाग और बिजबेहरा में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए वो इन पहाड़ी इलाकों को अच्छी तरह से समझता था और कहाँ पे किस तरह का हमला देना, ये जानकारी उसके पास पहले से ही मौजूद थी। इस
तरह से हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है और उसके बाद इस पूरी प्लानिंग के साथ इस हमले को अंजाम दिया गया। और ये भी खबर मिल रही है कि 5 मिलिटेंट्स थे, हालांकि पहले ये खबर आ रही थी कि 3 मिलिटेंटों ने इस हमले को अंजाम दिया है, लेकिन ये खबर आ रही है कि इस हमले में 5 मिलिटेंट शामिल थे। 4 मिलिटेंट बाइसरन के उस टूरिस्ट स्पॉट पे मौजूद थे और एक लोकल मिलिटेंट बाहर से कवर कर रहा था ताकि सुरक्षा बल के जवान ना आए, तो उनके साथ उनको रोकने के लिए जो है वो बाहर खड़ा हुआ था। तो यही कारण है कि सुरक्षा बलों की कार्रवाइयां जो है वो तेज हो गई है और जैसे जैसे नाम सामने आ रहे हैं उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। और एक ऐसी ही खबर और सामने आई है, इस वक्त की बड़ी खबर एक और। मंसूर, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी। बांदीपुरा से ये खबर आ रही है, बांदीपुरा जहां पर इस वक्त सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ जारी है। जो ताजा जानकारी आ रही है उसके मुताबिक यहाँ पर 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर थी। आमने सामने की मुठभेड़ में भारतीय सेना के 2 जवानों के घायल होने की खबर आ रही है। इस वक्त भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन पूरे कश्मीर के अलग अलग इलाकों में चला रही है। वहीं इस वक्त बांदीपुरा से खबर आ रही है 2 आतंकियों के छिपे होने की सूचना है और इस वक्त पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो बांदीपुरा ही नहीं, इस वक्त पहलगाम हो, पुलवामा हो, अनंतनाग हो, सब जगह जो सुरक्षा बल हैं बेहद सतर्क और सजग दिखाई दे रहे हैं। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकियों को ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसकी कल्पना भी उन्होंने कभी नहीं की होगी, उसके बाद से पाकिस्तान भी इस वक्त बौखलाया हुआ है, तिलमिलाया हुआ है। और केवल सुरक्षा बलों के एक्शन की अगर मैं बात करूं तो बांदीपुरा में ही नहीं बल्कि कश्मीर के अलग अलग इलाकों में, चाहे वो अनंतनाग हो, पहलगाम हो, हर जगह इस वक्त सेना का ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर में ही नहीं, ये तनमर्ग, त्राल, कुलगाम और पहलगाम के साथ साथ पूरे श्रीनगर में अलग अलग ठिकानों पर आतंकियों की तलाश की जा रही है। पहलगांव में है। पहलगांव और आसपास के सभी इलाकों में भारतीय सेना का कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ जारी है। हमें ये कहा गया है कि हम पीछे की तरफ रहें और इसीलिए भारतीय सेना से परमिशन लेकर हम यहाँ पर आए हैं। हम आपको दिखा रहे हैं एरिया डोमिनेट करते हुए इस समय एरिया को सर्च किया जा रहा है। भारतीय सेना के जवान जो इस एरिया को डोमिनेट करने के साथ साथ, क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग एरिया है पहाड़ों का, जो आसपास के एरियाज हैं, रिहाइश है, उन सब की छानबीन की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है। ठीक सामने आप देखें तो यहाँ पर जो कॉर्डन है वो लगाते हुए आड़ लेकर जो भारतीय सेना के जवान हैं वो बैठे हैं। उनके पास MGL मल्टीपल ग्रेनेड लॉन्चर, कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर, AK-47, इंसास, उसके अलावा जो बाकी वेपन्स हैं वो हैं, प्लेट्स हैं, साथ में जो अलग अलग वेपन्स लेकर ये चारों तरफ यहाँ पर इनकी तैनाती है। और हम आपको ये भी बता दें कि जो 3 आतंकियों की फोटो रिलीज की गई है उस फोटो को देखते हुए चारों तरफ जो संदिग्ध देखा जा रहा है या फिर ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। और इसीलिए एरिया को डोमिनेट करते हुए, क्योंकि यहाँ से पहाड़ स्टार्ट होते हैं, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। ठीक सामने आप देखिए, हम आपको ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे, लेकिन हम आपको बता दें कि इन चारों तरफ जो यहाँ पे जो घर बने हुए हैं, जहाँ पे संदिग्ध घर बने हुए हैं, उन सब एरियाज में भारतीय सेना का डिप्लॉयमेंट है। और ये आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस समय सेना की, सीआरपीएफ की, जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई चल रही है। हमें कहा गया कि हम पीछे की तरफ रहें, इसीलिए हम आपको इस समय पहलगांव के इस सभी इलाकों की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर भारतीय सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के ये जवान यहां पर तैनात हैं। और हम आपको ये भी बता दें, जो 3 स्केच जारी किए गए हैं उनके ऊपर 20 लाख का इनाम घोषित किया गया है और उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स को क्रैकडाउन करने के लिए NIA की पैरेलल टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगर पहुंच चुके हैं। इस आतंकी हमले के बाद लगातार अधिकारियों के कश्मीर पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस वक्त आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगर स्थित विक्टर हेडक्वार्टर में मौजूद है, जहां पर अपने साथी अधिकारियों के साथ न सिर्फ जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी बल्कि साथ ही साथ सर्च ऑपरेशन को लेकर और आगे की स्ट्रैटेजी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर में जनरल उपेंद्र द्विवेदी इस पहलगाम इलाके में भी आएंगे, बाइसरन जाएंगे, क्राइम स्पॉट का जायजा लेंगे और किस तरीके से स्ट्रैटेजिकली पाकिस्तान को और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है, इसकी रणनीति तैयार की जा रही है। पहलगाम की ये पहाड़ियां
अनंतनाग को कनेक्ट करती है। डोडा, भदरवा, किश्तवाड़, जहां पर पिछले दिनों आतंकियों का एनकाउंटर हुआ, अब जाके पहलगांव के इस इलाके में भी सर्च किया जा रहा है। हमें इस लेवल 1 के ऊपर जाने की अनुमति नहीं है। हमें कहा गया है कि हम यहीं तक रहें। भारतीय सेना के जवान इस समय जो ऊपर पहाड़ियां हैं, जहां पर बर्फ की चोटियां हैं, उसके साथ साथ नेचुरल केव्स हैं, हाइड आउट है, और यह अनुमान लगाया गया इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा कि इन्हीं जगहों पर जो आतंकी के ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो उनको रसद, खाना और बाकी तमाम चीजें हैं वो मुहैया करवा रहे हैं। यहां तक कि जो वाईफाई सिस्टम है या फिर मोबाइल कम्युनिकेशन के तौर पर SMS का भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए हमने भारतीय सेना से परमिशन ली और फिर उसके बाद आपको यहां की चुनौतियां दिखाने आ गए। हम आपको यह भी बता दें कि ऑपरेशन में आतंकियों का सफाया जितना जरूरी है, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि पूरी तरह से जवान सुरक्षित रहें और फिर अग्रेसिव ऑपरेशन को लॉन्च करें। इसके आगे जाने की अनुमति हमें नहीं दी गई है, लेकिन हम आपको बता दें ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पर छोटे बड़े कई केव्स हैं, हाइड आउट्स हैं, ढोक है, जहाँ पर कई बकरवाल और जो बाकी लोग थे वो रहते हैं, और उनके जो घरों को खाली करने के बाद इन एरियाज में आतंकी छुपे हो सकते हैं, ऐसी संभावनाएं जताई गई और इसीलिए अभी ऑपरेशन तेज किया गया है। इसीलिए इंडिया टीवी आपको सीधा ग्राउंड से ये रिपोर्ट दिखा रहा है। ढोक और साथ में हाइडआउट्स आतंकियों के बहुत सारे हैं। उसकी वजह है कि ढोकों को खाली कर कर जो बकरवाल या गुजर हैं वो नीचे आ जाते हैं और फिर उसके बाद आतंकी अपने ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से इन्हीं पहाड़ियों के अंदर जो गुफाएं या हाइडआउट है उनका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमने तय किया कि इंडियन आर्मी के साथ आपको इस जगह की परिस्थितियां दिखाएं। हम इस समय नीचे के कॉर्डन में हैं, हमें ऊपर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। हमें कहा गया है कि कभी भी कांटेक्ट स्टैब्लिश हो सकता है, इसलिए सर्च किया जा रहा है। ये जो पूरे पहाड़ हैं, दरअसल ये अनंतनाग को कनेक्ट करते हुए जो डोडा, भदरवा, किश्तवाड़ है उन एरियाज को जोड़ता है। इसी वजह से भारतीय सेना ने यहाँ पर ऑपरेशन तेज किया है और इस बात का ध्यान रखा गया है कि कहीं से भी कोई कैजुअल्टी ना हो, और इसके साथ साथ जो एहतियात बरतते हुए आतंकियों को ढूंढने की ये कोशिश लगातार जारी है। आतंकियों को ढूंढने की ये कोशिश लगातार जारी है। इस वक्त पहलगाम में लगातार हलचल जारी है। जो टेरर अटैक हुआ है उसके बाद सुरक्षा बल अपना सघन सर्च अभियान तो चला ही रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर यह आ रही है कि इस आतंकी हमले में आशंका सुरक्षा बलों की यह है कि लोकल सपोर्ट भी उन्हें मिला है और इसलिए तकरीबन 2000 कश्मीरियों को सुरक्षा बलों ने अपनी हिरासत में लिया है। इनमें से 250 केवल पहलगाम के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिनसे इस पूरे आतंकी हमले से जुड़ी हुई पूछताछ की जा रही है। हमारे सहयोगी मंजूर मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंजूर, आतंकियों का बाहर से इन्फिल्ट्रेट करके आना, यहाँ आतंकी घटना को अंजाम देना और कुछ हद तक यहाँ से लोकल सपोर्ट मिलना, यह आशंका सुरक्षा बलों की बनी हुई है और इसलिए बड़ी संख्या में कश्मीरियों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल मीनाक्षी, अभी तक 2000 से ज़्यादा लोगों को जो है डिटेन किया गया है, उनसे इस टेरर हमले के बारे में पूछताछ की जा रही है। खासकर पहलगाम की बात करें तो करीबन 250 के आसपास लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस थाने में बुलाया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और ये सभी वो लोग हैं जो बैसरन के इलाके के आसपास रहते हैं या फिर घोड़े वाले या होटलर्स वगैरह में काम करते हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा बहुत सारे OGWs जो है कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में उन्हें डिटेन किया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और पूछताछ के दौरान ही कल जो बांडीपोरा में 3 OGWs गिरफ्तार हुए, उनकी निशानदेही पर ही बांडीपोरा में एक मुठभेड़ शुरू हुई जहां पर 2 से 3 मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं। वहां पर मुठभेड़ जारी है और इस मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवानों के घायल होने की खबर मिल रही है। वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और CRPF का एक जॉइंट ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो कोशिश यही की जा रही है कि जो पूरा मिलिटेंटों का नेटवर्क है उसको अब नष्ट किया जा सके और इसीलिए पिछले 24 घंटों के दौरान अलग अलग जगहों पर अलग अलग रेड्स हुए हैं और भारी मात्रा में न सिर्फ हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है, बल्कि 2000 से अधिक लोगों को डिटेन भी किया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि उनसे कुछ ऐसे मिलिटेंटों के बारे में जानकारी मिले ताकि वहाँ जाकर मिलिटेंटों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। जी मीनाक्षी।
मंसूर आप बने रहे हमारे साथ। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, जब से भारत ने कूटनीतिक फैसले लिए हैं उसके बाद से पाकिस्तान भी बौखलाया हुआ है और वो रिएक्टिव हो रहा है, प्रोवोकेशन फायर हो रहे हैं। इस वक्त एलओसी पर जानकारी के मुताबिक स्मॉल आर्म फायरिंग हुई है, यानी कि छोटे हथियारों से पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर यह फायरिंग की जा रही है। वहीं भारतीय सेना की ओर से भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और वहीं अगर भारतीय वायुसेना की तैयारियों की बात करें तो जानकारी के मुताबिक कल ही जितने फाइटर जेट हैं वो बॉर्डर के बेहद नजदीक से फ्लाई करते हुए देखे गए हैं। इतना ही नहीं, एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी फ्लाई करते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन एलओसी पर जिस तरह की टेंशन बनी हुई है उस पर मंसूर जरा डिटेल दें। एलओसी की तरफ से और खास तौर पर पाकिस्तान की तरफ से कल रात को हमने बड़ी हलचल देखी है, स्मॉल आर्म फायरिंग हुई है, ये प्रोवोकेटिव फायरिंग है। बिल्कुल मीनाक्षी, आपने देखा होगा कि जैसे ही पहलगाम टेरर अटैक हुआ उसके दूसरे ही दिन उड़ी सेक्टर में एक बहुत बड़ी घुसपैठ की कोशिश की गई, जिस दौरान 2 मिलिटेंट्स जो है मार गिराए गए। हमेशा सीमा पार से इस तरह की हलचल जो है अक्सर देखने को मिलती है जब वो भारतीय सेना को प्रवोक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ से भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। लेकिन इस हमले के बाद जिस तरह से भारत सरकार ने निर्णय लिया है, कहीं बड़े फैसले किए हैं, जिससे पूरा देश क्योंकि इस हमले से आक्रोशित दिख रहा है और पूरा देश ये मांग कर रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान ज़रूर बुखला गया है। और जो मैसेज कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी गई है कि एक आतंकवाद के खिलाफ जो है बड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसे लोगों को जो इस हमले में आरोपी है उनको ज़मीन बोझ किया जाएगा, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, इस तरह की सज़ा दी जाएगी। तो निस्संदेह उसके बाद जम्मू कश्मीर की जो 740 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा है उस पर तनाव दिख रहा है। लेकिन भारतीय सेना जो है किसी भी इंसिडेंट का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से सतर्क है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही जब वो श्रीनगर आए थे इस हमले के तुरंत बाद उन्होंने ये कड़े आदेश दिए हैं कि मिलिटेंसी के खिलाफ और किसी भी घटना के खिलाफ जो है सख्त से सख्त एक्शन करने की ज़रूरत है और इसके लिए तैयार रहने के आदेश भी जारी दिए गए हैं। बिल्कुल मंसूर, आप बने रहे हमारे साथ। आपने बिल्कुल ठीक कहा, भारतीय सेना किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। तो वहीं भारतीय वायुसेना की भी बात कर ले, जो अपने कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की अब पेट्रोलिंग शुरू कर चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइटर जेट्स है वो निकल चुके हैं, जो एयर वार्निंग सिस्टम है उसे एक्टिवेट कर दिया गया है। इतना ही नहीं, जो ट्रांसपोर्ट फाइटर एयरक्राफ्ट है उन्हें भी पेट्रोलिंग करते हुए देखा गया है, आसमान में उड़ान भरते हुए देखा गया है। तो लगातार इस वक्त भारतीय वायुसेना की तैयारी भी कश्मीर के आसमान में दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर के इलाके में भारतीय वायुसेना का कॉम्बैट एयर पेट्रोल जारी है। आज देर रात तक लगातार कॉम्बैट एयर पेट्रोल किया गया, एवैक्स सिस्टम के जरिए पूरा सर्विलांस रखा गया और इसके साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल के बेहद करीब तक फ्लाई कर एरिया को डोमिनेट किया गया। हम आपको ये भी बता दें कि जब लगातार कॉम्बैट एयर पेट्रोल किया जाने लगा तो उसी दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट भी स्क्रैम्बल हुए और वो लगातार फ्लाई कर निगरानी करने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय वायुसेना के 2 फाइटर एयरक्राफ्ट एयरबॉर्न थे और उसके साथ साथ ये अलग अलग स्क्वाड्रन के थे। बाकी जो एयरक्राफ्ट हैं वो सपोर्ट रोल में चारों तरफ की निगरानी कर रहे थे और यहां तक कि एवैक्स सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर ये पूरा मॉनिटर किया गया। टॉप सोर्सेज के मुताबिक ये रूटीन एक्सरसाइज थी, लेकिन जिस तरीके के हालात हैं इसमें ये बिल्कुल क्लियर होता है कि भारत का डोमिनेंस लगातार जारी है। हम आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर के दूसरी तरफ पाकिस्तान का 10 कोर का इलाका है। वहां पर कोर कमांडर के द्वारा सभी जो फॉरवर्ड लोकेशन पर पाकिस्तानी आर्मी बेसेस हैं उनको कहा गया है कि जितने भी उनके जवान हैं वो अंदर रहें, बंकर के अंदर रहकर निगरानी करें, सर्विलांस कैमरे के जरिए निगरानी करें। अपने एयर डिफेंसेस के साथ साथ जो उनके डिफेंसेस हैं उनको उन्होंने और पक्का किया है।
इससे पाकिस्तान का डर साफ दिखाई देता है। वहीं जो पाकिस्तान की 31वीं कोर है, जो कि ठीक राजस्थान के सामने बहावलपुर का एरिया है उसको मॉनिटर करती है, वहां पर भी उनको डर सता रहा है कहीं ऐसा ना हो कि जैश ए मोहम्मद का जो आतंकी अड्डा है उसको कहीं से भी बॉम्ब किया जाए या फिर कुछ भी हो। तो इसी को देखते हुए अब चारों तरफ निगरानी बढ़ाई गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक भारत का डोमिनेंस जारी है और इसके साथ साथ इस बात का एहतियात रखा गया है कि कहीं से भी कोई चूक ना हो। वहीं हिंटरलैंड के अंदर यानी जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में आतंकियों को पकड़ने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए सेना का ऑपरेशन was witnessed at the home of Asif Sheikh. In fact, police saying that explosives were found inside the homes. This is the house of active terrorist which was destroyed in a powerful blast. Where this is the home which was located in Pulwama district, we believe. Let's go back to Shiv on this. Shiv, what more can you tell us about the house of terrorists that was destroyed? We believe police were near the area and they heard an explosion. That is correct. That's what the police is saying at this point of time, that there was some kind of an explosion. They've been able to find some explosives, and the house, as you can see in those pictures that Nazir has broken here on NDTV, is almost completely destroyed. Now, where Asif Sheikh is the real mystery. That hunt is currently still on. Obviously, he was not sitting at home. He's still out there somewhere. And operations by the Jammu and Kashmir Police and the Indian Army Rashtriya Rifles is continuing. I understand special forces are also involved. No update just yet on those terrorists who were involved in the Pahalgam massacre. Just to remind all of our viewers, Asif Sheikh belongs to Tral, which is in South Kashmir. It's the same general area where the bomber of the Pulwama was also from. Adil Dar was also from Tral. Perhaps not the same village, but also in the Tral general area. So this has generally been a place from where, many radicalized terrorists have come from. So it's not surprising that Asif Sheikh comes from there. There is at least one other terrorist believed to be from Bijbehara and two foreign terrorists who were part of the Pahalgam attack. For a total of 4 terrorists. There may be more. There are some reports saying there were 5 or 6. Sketches of 3 of them have emerged so far. There is speculation that some photographic evidence has been obtained by the NIA from some of the eyewitnesses, but we cannot confirm that just yet. All of this, of course, being aligned with the security forces who are trying to hunt them down. But like the Prime Minister said, even as we see these pictures of a destroyed house and one particular terrorist, remember, the bigger game is the monster across the line of control and the international border, sitting in Pakistan, sitting in its city, sitting in Islamabad. So hunting down these terrorists is going to be a very, very small percentage of action. This demolished house represents a very, very tiny fraction of the action that is expected to be taken. Right, Shiv. In fact, I'll also go across to Nazir to get more details on what you just said. Nazir, house of terrorists destroyed. An explosion was heard is what we have been given to understand. But what seems to be the cause of the blast? What are the police telling you? Any idea who was involved, as far as the destruction of this house is concerned? Take us through what you're hearing from your sources there. Well, I said there's no prize to guess who could be behind this and why it has been done. There has to be a cost, which she was saying it is a very, very tiny thing to do when it comes to India's response to this horrible massacre. And 2 homes of 2 Lashkar militants that were killed. One is terrorist Adil Hussain Thakur. He has been one of the main accused involved in this horrible attack, massacre of innocent people. His picture and sketch has already been released. A reward of 20 lakh rupees has been announced by Jammu and Kashmir Police. Police on record is saying they were searching and there were suspicious movements. Then there were explosives and houses went off. And now there's the tale of 2 Adil. Right. One is Adil, a terrorist who is accused of killing innocent people. Then there's Adil, a Godawala, a Poniwala, who gave his life fighting the same Adil and other terrorists to save tourists and gave his life, took 3 bloods, one in his head, another in neck. So Adil and Adil. And then is the other, Asif Sheikh, is from Tral. He is not directly accused.
in this attack, but since he's a Lashkar militant and he is suspected to be a part of conspiracy, and his house was also destroyed during a blast in the night. So it's not just to hunting down these militants wherever they may be, like an operation is underway, and all those behind this security forces chasing them. Special forces are also part of that. NI and the police teams yesterday visited the attack site to pick whatever circumstantial evidence and talk to any eyewitnesses and gather all the information. But important thing is because, police had information, prior information that there will be an attack, but they had no idea why it will happen. So it happened in Bison, isolated forest area. The questions are why advisory was not issued when there was intelligence. So that is a question. In fact, during the all-party meeting yesterday called by Government of India, so center accepted there was a security lapse. So there was a chook to Huiti, this is what the central minister said. So that would be looked into, and perhaps responsibility may also be fixed. But after that horrific attack, we see security forces launching relentless operations across Jammu and Kashmir to ensure no such thing is repeated, and those who are behind this are also tracked down. जिसमें आतंकियों ने पर्यटकों का धर्म पूछ कर उन्हें मारा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहा हूं। हमले से जुड़ी अभी तक की 10 बड़ी खबरें पहले आपको बता देता हूं। पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत की अभी तक खबर आई है। 2 विदेशी नागरिकों की भी मौत हुई है। आतंकियों ने पहचान करके हिंदुओं को मारा है, ये चश्मदीद खुद आरोप लगा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच चुके हैं। कल घटना स्थल पर अमित शाह खुद जाएंगे। इसके अलावा पीएम मोदी जो कि विदेश दौरे पर हैं, उन्होंने फोन पर तुरंत गृह मंत्री अमित शाह से बात की है। पहलगाम आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। पहलगाम हमले की जांच अब एनआईए भी कर सकती है, और पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसकी जिम्मेदारी टीआरएफ नाम के आतंकी संगठन ने ली है। पहलगाम हमले की साजिश लश्कर और जैश ने रची है, यह भी बड़ी खबर आ रही है। तो इस वक्त की 10 बड़ी खबरें, जो कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है उससे जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें आपको बता रहा हूं। और आज पहले चैप्टर में आपको इस हमले से जुड़ी हुई एक एक खबर दिखाऊंगा, एक एक वीडियो, और क्या हुआ कैसे हुआ सब बताऊंगा। पहलगाम हमले में घायल महिला का बड़ा दावा भी सामने आ गया है। कहा जा रहा है कि जो महिला वहां पर घायल हुई, उसका कहना है कि हमले के वक्त वहां 5000 लोग उस मैदान में जमा थे जहां पर यह हमला किया आतंकियों ने। हमले के बाद हंगामा मच गया था। एक बार सुनिए वो महिला क्या बता रही है। लोगों ने आवाज दी है कि फायरिंग हो रही है और चलते जाइए। बस ऐसे आगे दौड़ते जा रहे थे हम लोग, और पीछे से लोग आ रहे थे, हमको धक्के दे रहे थे, हम लोगों के पैरों में भी आ गए। फिर उन्होंने मुझे उठाए, बच्चे को, मेरा बेटा भी है वो पीछे था, उनको निकाले। हम पीछे ध्यान ही नहीं दे रहे थे क्योंकि हमको आगे की सोचना था। कितने टूरिस्ट वहाँ पे थे? 4-5 हजार होंगे। 4-5 हजार बच्चे भी थे, छोटे छोटे, बहुत छोटे बच्चे भी थे। किसी को गोलियां चलाते हुए देखा? नहीं, हम क्योंकि गेट पे ही थे ना, हम निकल ही रहे थे वापस आने के लिए, बस इतना ही देखे हमने, पीछे हमने नहीं देखे। तो जब आप घायल हुई तो किन लोगों ने मदद की आपकी? किसने भी नहीं, हम, मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने। अच्छा, तो अभी चोट कहाँ पे आई आपको? पैर में। आपको पैर में चोट आई है? तो किसी को गोलियां चलाते हुए नहीं देखा आपने? नहीं। किसी को घायल होते हुए देखा आपने? नहीं, वहाँ पे बात कर रहे थे, भैया जा रहे थे, वो बोल रहे थे मेरे भैया ने मर गए, तो रो रहे थे बहुत। अच्छा। और किसी की फैमिली में से भी रो रहे थे, पर अभी वो ढूंढने का टाइम नहीं था उनके पास कि रिटर्न जाए और ढूंढ के आ जाए। सब आगे बढ़ते जा रहे थे भगवान के नाम लेके। आप उस टाइम क्या कर रहे थे? अचानक से हमला होश ही नहीं था कि हम बचेंगे कि नहीं बच पाएंगे। 2 मिनट का फासला था, अगर 2 मिनट में हम बाहर नहीं निकलते तो आज हम यहाँ पे नहीं दिखाई देते थे। आप अंदाजा लगाइए कि क्या मंजर रहा होगा वहां पर, जहां पर 4-5 लोग पर्यटन के लिए वहां गए हुए हैं और वहां अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाए। और इसलिए एक अनुमान यह भी लगाया जा रहा है, कयास यह भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ जाए। अभी तो 26 से 20 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, लेकिन यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है, ये लोग कह रहे हैं। और इस वक्त कश्मीर में जो हुआ है उसने कई गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए।
ये तस्वीरें हम आपको कश्मीर की दिखा रहे हैं जहां गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। ये भी जानकारी मिल रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने ऐसे समय में हमला किया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर गए, जब अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। और यह हमला ऐसे समय में हुआ जब कश्मीर में टूरिस्ट सीजन शुरू होने जा रहा है। आतंकियों ने पहलगाम के बैसरन इलाके के एक रिजॉर्ट के पास पहले हमला किया। ये तस्वीरें देखिए, गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर पहुंच गए और ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अमित शाह जो तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई दौरे के बीच अमित शाह को फोन किया था कि भाई क्या हुआ है जरा बताओ, और आप खुद वहां जाओ कश्मीर में और स्थिति का जायजा लो और वहां पर आप रहो। तो अमित शाह तुरंत प्लेन में सवार हुए, वहां से कश्मीर पहुंचे और ये उनके कश्मीर पहुंचने की तस्वीर आ चुकी है। अमित शाह का चेहरा आपको बता रहा है कि वो इस वक्त जो हुआ है उसको लेकर बहुत तनाव में है। और उन्होंने एक ट्वीट में यह भी कहा है कि इस चीज का हिसाब पूरा लिया जाएगा। हमलावरों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमले में शामिल आतंकियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पहलगाम में जो पर्यटक हैं उन सभी को सुरक्षित निकाला जा रहा है, घायलों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है, यानी हालात को फौरन कंट्रोल में करने की कवायद शुरू हो चुकी है। आतंकी हमले की खबर सऊदी अरब में मौजूद पीएम मोदी को जैसे ही मिली, उन्होंने डायरेक्ट अमित शाह से बात की। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह से टेलीफोन पर बात की, पहलगाम हमले के बारे में अमित शाह से जानकारी ली और पीएम मोदी ने सभी जरूरी कदम उठाने के लिए कहा। पीएम मोदी ने खुद अमित शाह से कश्मीर जाने के लिए भी कहा, जिसके बाद हमने आपको तस्वीर दिखाई कि अब से थोड़ी देर पहले अमित शाह कश्मीर पहुंच चुके हैं किया था। और उसके फौरन बाद ही पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव हुए। पहलगाम से एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं कि अमित शाह ने जो मीटिंग ली है उसमें क्या हुआ है। एक सिंपल साधारण अटैक नहीं, ये एक हत्याकांड है जिसे पूरी प्लानिंग के साथ लश्कर तैयबा के से जुड़े आतंकवादियों ने अंजाम दिया है। आज बैसरन की पहलगाम वादी में जहां पर्यटकों की काफी ज्यादा तादाद जो है वो मौजूद रहती है और जो वीडियोस और तस्वीरें वहां से आई हैं उससे साफ संकेत है कि इसमें जो मरने वाले पर्यटकों की तादाद है वो काफी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि अंधाधुंध गोलियां पर्यटकों पर चलाई गई हैं। और उसके तुरंत बाद ही हमने देखा कि श्रीनगर से दिल्ली तक लगातार एक्शन दिख रहा है। प्रधानमंत्री आप देखिए यहाँ पे बड़े अधिकारी पहुंच रहे हैं, तमाम अधिकारी जो है वो इस समय यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और यही जो है अभी भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जो बड़े से बड़े अधिकारी और जो खासतौर पर मंत्री है वो अब पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी एक बैठक की है, इसके साथ साथ एलजी मनोज सिन्हा ने भी जो है अपना स्टेटमेंट दिया है। ये जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी का कैवलकेट था जो वहां पे गया है, डीजीपी और बाकी अधिकारी भी पहुंचने वाले। इससे पहले जो जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ और सेना के बड़े अधिकारी है वो वहां पे पहुंच गए। एक आतंक विरोधी अभियान शुरू किया गया है। यानी सरकार ने बहुत तेजी से वहां पर एक्शन शुरू कर दिया है। सुरक्षा बलों ने इस बदले की कार्रवाई को भी शुरू किया है कि जो हुआ है उसका हिसाब होना चाहिए। इन आतंकियों को छोड़ा नहीं जाएगा, यह क्लियर मैसेज है बॉस। लेकिन सबसे बड़ी बात आप सोचिए, वो लोग कश्मीर के अंदर जो आतंकियों के जनाजे में शामिल होती है भीड़, जो आतंकियों को घर में छुपाकर रखने वाले कुछ लोग हैं, आज वो अपने आप से पूछे कि आतंकी तुम्हारे हैं क्या? टूरिस्ट सीजन के पहले वहां पर टूरिस्ट को निशाना बनाया है। कश्मीर में टूरिज्म किस तरह से अब खड़ा होगा, यह सवाल खड़ा हो रहा है। जो कश्मीरी है उसकी पेट पे लात पड़ेगी अगर वहां टूरिज्म खत्म हो गया तो। और इन आतंकियों ने वही किया है। मारते वक्त तो धर्म पूछ लिया, लेकिन जो इसका नुकसान होगा वो धर्म देखकर नहीं होगा बॉस। पहलगाम हमले के बाद तेजी से डेवलपमेंट हो रहे थे। पीएम मोदी उधर सऊदी अरब में होने के बावजूद पूरे हालात की जानकारी ले रहे थे। इधर भारत में गृह मंत्री अमित शाह तेजी से फैसले ले रहे थे। अमित शाह ने सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में आईबी चीफ मौजूद थे, गृह सचिव मौजूद थे, सीआरपीएफ के डीजी, जम्मू कश्मीर के डीजी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा दिल्ली आए हुए थे, उनसे भी बातचीत की गई। हालात की पूरी जानकारी लेने के बाद अमित शाह फौरन कश्मीर के लिए रवाना हो गए। अमित शाह ने जानकारी देते हुए कहा है कि पहलगाम हमले के बारे में सुनकर दुखी हूं। आतंकी हमले में शामिल लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। आतंकियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी एजेंसियों के साथ फौरन सुरक्षा समीक्षा बैठक करने के लिए श्रीनगर निकल रहा हूं। यानी देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान कर दिया है कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, चुन चुन कर हिसाब होगा। पहलगाम में आतंकियों ने जो हरकत की है उसकी कीमत उनको चुकानी होगी
और जिस तरह से मोदी सरकार एक्टिव दिख रही है, उससे तो संकेत मिल रहे हैं कि इस बार आतंकियों और आतंकवाद पर फाइनल प्रहार भी हो सकता है, कुछ बड़ा एक्शन हो सकता है। यानी मोदी सरकार की तैयारी तेजी से आगे बढ़ रही है। इस बार आतंकियों के खिलाफ ऐसा एक्शन होना चाहिए कि दुनिया देखे। उधर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी संकेत दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह क्या करने वाले। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन शुरू हो चुका है, आतंकियों को मार गिराने की कार्रवाई जारी है। हमले के बाद पूरा देश गुस्से में है, जवानों का खून खौल रहा है। हमले के गुनहगारों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। देशवासियों को भरोसा है कि एक भी आतंकी बचेगा नहीं। इधर केंद्र सरकार आतंकी हमले के खिलाफ फुल ऑन एक्शन की तैयारी में है। दूसरी तरफ कांग्रेस को इसमें भी पॉलिटिक्स दिख रही है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा है कि घाटी के हालात पर बीजेपी पूरे देश को गुमराह कर रही है। बीजेपी देश के सामने कश्मीर के मुद्दे पर सफाई दे, वहीं टीएमसी हमले की जांच की बात कर रही है। सुनिए एक बार, और वो सुनाऊं उससे पहले ये तस्वीर देखिए। एक और बड़ी खबर, इस वक्त मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को आप देख रहे हैं, वहां पर एलजी मनोज सिन्हा और गृह मंत्री अमित शाह जो कश्मीर पहुंच चुके हैं, तीनों वहां पर मौजूद हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, क्योंकि इसी मीटिंग में तय होना है कि ये जो हुआ ये क्यों हुआ और अब इसको लेकर आगे क्या करना है। अमित शाह वहां पर मौजूद, उन्होंने हाई लेवल मीटिंग कश्मीर में शुरू कर दी है। खुद मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद और एलजी मनोज सिन्हा वहां पर मौजूद हैं। उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो ये तस्वीर अपने आप में बता रही है कि सरकार एक सेकंड गंवाने के मूड में नहीं है, और जो भी हुआ है उसमें फुल एंड फाइनल हिसाब ये होना ही चाहिए। ये देश भी चाहता है और ये सरकार भी चाहती है, ये दिख रहा है। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की टाइमिंग भी सवाल खड़े कर रही है। क्या यह हमला पूरी प्लानिंग बनाकर किया गया? क्योंकि आप देखिए, कश्मीर से 370 हटने के बाद हालात तेजी से बदल रहे हैं, लेकिन जो वहां हुआ उसकी प्लानिंग के बारे में बात करूं उससे पहले आपको सुनवा देता हूं कि विपक्ष कैसी पॉलिटिक्स कर रहा है। जहां तक पहलगाम का अटैक का ताल्लुक है, ये हाईली कंडेमनेबल है, खासतौर से टूरिस्ट के ऊपर होना। और एक साइड से बीजेपी ये कह रही है कि माहौल बिल्कुल ठीक ठाक है, हमने टेररिस्ट को भी एलिमिनेट कर दिया है। अगर एक साइड से बीजेपी ये दावा करती है कि हालात ठीक हैं, तो मेरे ख्याल में दे नीड टू एक्सप्लेन, दे नीड टू कम आउट विद रियलिटीज जो पूरे मुल्क को गुमराह कर रहे हैं। जो लोग अमरनाथ जा रहे थे उसके ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ, ये बहुत सीरियस बात है और उसको हाई लेवल न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन का जरूरत है, क्योंकि ये देश का बॉर्डर का और इंटरनल सिचुएशन का सिक्योरिटी का बात है। ये भाजपा बड़ा बड़ा बात करते हैं, लेकिन ये बार बार जो बॉर्डर में फेलियर, ये तो कोई काम का बात नहीं है। ये इस देश का ऑपोजिशन है बॉस। इस वक्त जब आतंकी हमला हुआ है, उस वक्त भी उनको मोदी को घेरना है, मोदी को गाली देनी है, मोदी से सवाल करना है। इनमें से एक आदमी नहीं बोल रहा कि वहां नाम पूछ पूछ के क्यों मारा आतंकियों ने। आतंक का धर्म नहीं होता है, लेकिन आतंकी हमले में जो मारे गए उनका तो धर्म दिख रहा है क्लियर क्लियर। मैं आपको जो घायल हुए उनमें से कुछ के नाम बताता हूं कि कौन लोग घायल हुए। आप बताइए, क्या यह सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है? घायल जो हुए, वीनो भट्ट गुजरात के, इसके अलावा और नाम डालिए। मानिक पाटिल ये गुजरात से, इनको ये घायल हुए हैं। रीनो पांडे गुजरात से, एस बालाचंद्रू महाराष्ट्र से, डॉक्टर परमेश्वर महाराष्ट्र से, ये भी घायल हुए। अवजीवन राव कर्नाटक से, अवजावम राव कर्नाटक से, संतरू तमिलनाडु से, शशि कुमारी ओडिशा से। ये घायलों के नाम बता रहा हूं आपको। और सारे नाम अगर आप देखेंगे तो चश्मदीद जो आरोप लगा रहे हैं कि नाम पूछ पूछ कर हिंदुओं को टारगेट किया गया, वो सवाल खड़ा होता है भाई। एक भी घायल जो है वो दूसरे किसी धर्म का नहीं है। इसका मतलब आतंकियों के दिमाग में क्लियर कट प्लानिंग थी कि किसको टारगेट करना है, क्या मैसेज देना है। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की टाइमिंग भी सवाल खड़े कर रही कि क्या यह सब कुछ पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है। क्योंकि आप देखिए, कश्मीर से 370 हटने के बाद हालात तेजी से बदल रहे हैं। अब कश्मीर आतंक को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है।
कश्मीर में When we touch here, maybe just try this, ladies and gentlemen. Oh, that feels nice. Yeah, that's good. So just do that because it feels comforting. Because when you were a baby, अब कश्मीर आतंक को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। कश्मीर में सालों बाद राम कथा हो रही है। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां हो रही थी। उधर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत आए हुए हैं। पीएम मोदी यूएई गए हुए हैं। आप सोचिए किस वक्त पर यह आतंकी हमला हुआ है। डल झील में राम कथा हो रही थी भाई। डल झील में, कश्मीर में पहली बार राम कथा हो रही थी मुरारी बापू की। उस समय यह हमला हो रहा है। अमेरिका के नंबर 2 उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आए हुए हैं, तब यह हमला हो रहा है। इधर अमरनाथ की यात्रा की तैयारियां चल रही थी और पहलगाम में आतंकी हमला हो जाता है। यह सब सिर्फ इत्तेफाक है। और जो आरोप लग रहा है कि हमले में हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया है, उससे चर्चा हो रही है कि क्या अमरनाथ यात्रा को डिरेल करने की साजिश है। अमरनाथ यात्रा के लिए 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 14 अगस्त तक चलनी। अमरनाथ यात्रा के लिए 2 रूट है। पहला रूट बालटाल होते हुए अमरनाथ जाता है। बालटाल रूट 14 किलोमीटर लंबा है। दूसरा रूट इसी पहलगाम से होते हुए अमरनाथ का है। पहलगाम रूट करीब 32 किलोमीटर लंबा है। पहलगाम रूट से अमरनाथ जाना ज्यादा आसान है। इस रूट पर खड़ी चढ़ाइयां नहीं है। अमरनाथ जाने के ज्यादा साधन है। दूरी भले ज्यादा है लेकिन रास्ता कम कठिन है। जिस जगह पर आतंकी हमला हुआ वो मुख्य पहलगाम से 3 किलोमीटर ही दूर है। यानी आतंकियों ने प्लानिंग करके अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले पहलगाम में यह हमला किया। यह बार बार कहा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले इस आतंकी हमले में मरने वालों की तादाद जो है वो 27 तक पहुंच गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस पे कोई अभी स्टेटमेंट जो है वो जारी नहीं किया गया है। और जो घायल पर्यटक थे उनकी तादाद 16 के करीब थी, जिन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग और कुछ जो पर्यटक जो गंभीर रूप से घायल थे उन्हें श्रीनगर के सिक्किम्स में रेफर किया गया है, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। आज दोपहर का ये वाक़ा है। पहलगाम की बैसरन वैली में ये आतंकी हमला हुआ। पहलगाम से 6 से 7 किलोमीटर दूरी पर है। एक पुख्ता सड़क वहां पे नहीं बनी है। हालांकि जो पर्यटक वहां घूमने के लिए जाते हैं तो वो घोड़े पर बैठकर ही वहां पे जाते हैं। इस वैली को जो है मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। और उसके तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने रिस्पॉन्ड किया और सबसे पहली प्राथमिकता के साथ जो इन घायल पर्यटक थे उनको वहां से निकाला गया। उसके बाद जो जिन पर्यटकों की मौत वहीं पे हुई उनकी बॉडीज को भी वहां से लिफ्ट किया गया और उन्हें पहलगाम के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंच गया। उसके तुरंत बाद जो ऑपरेशन का दूसरा हिस्सा था उसमें सुरक्षा बलों ने एक बड़े वसी इलाके को अपने घेरे में ले लिया है। भारतीय सेना के जो पैरामिलिट्री ट्रूपर्स है, एसओजी के जो कमांडोज है, वो इस ऑपरेशन में जुड़े हुए हैं और रात के अंधेरे में भी ये ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है। इस वक्त लगातार कोशिश सुरक्षा बलों की यही है कि उन आतंकवादियों को ढूंढ लिया जाए जो इसमें शामिल है। 4 से 5 आतंकवादी बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर आप बता रहे हैं कि अंधेरा भले हो गया है लेकिन जो आर्म फोर्सेस हैं उनकी कार्रवाई में कोई असर नहीं पड़ा है, कुछ नहीं रुका है। वहां पर उन आतंकियों को जिन्होंने हमला किया ढूंढने का काम अभी रात के अंधेरे में भी चल रहा है। और हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि गृह मंत्री अमित शाह खुद वहां पर हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री और एलजी के साथ। घटना स्थल पर आर्मी का मूवमेंट अभी भी जारी है। पहलगाम में आर्मी का ऑपरेशन चल रहा है। जंगल में हो सकता है आतंकी छुपे हों, इसलिए सेना आतंकियों को जंगल में खोज रही है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ गई है। आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस ने एक डिमांड की है। कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। ये इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर हैं। गृह मंत्री वहां बैठकर जो है वो ऑपरेशन को अंजाम कैसे देना है, क्या बदला लेना है, क्या कार्रवाई करनी है, क्या हुआ नहीं हुआ, इसको देख रहे हैं। और कांग्रेस डिमांड लेकर आई है कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए और चर्चा कीजिए। गजब ही हिसाब है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद स्थानीय लोग भी गुस्से में हैं। पहलगाम में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है और आतंकियों के खिलाफ नारेबाजी हुई है। इन लोगों का कहना है कि हमले में मारे गए लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए और आतंकियों से बदला लिया जाना चाहिए। सुनिए पहलगाम के लोग क्या कह रहे हैं। बहुत अच्छे से रन कर रहा था पूरे कश्मीर का। इसमें 1, 2, 50, 100 लोग, 1000 लोग ये आपको पहलगाम की तस्वीरें दिखा रहा हूं जहां ये आतंकी हमला हुआ है। स्थानीय लोग भी बैनर पोस्टर लेकर जा रहे हैं कि हिंदुओं का नरसंहार बंद करो, हिंदू जेनोसाइड बंद करो। पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले को लेकर यह जानकारी भी सामने आ रही है
कि इस हमले के लिए आतंकी पिछले कई दिनों से तैयारी कर रहे थे, इसलिए पर्यटकों पर गोली मारकर अपने पहले से तय रास्ते से गायब हो गए। सूत्र जो बता रहे हैं उसके मुताबिक आज दोपहर करीब 3 बजे पहलगाम की बैसरन घाटी में देश भर से आए पर्यटक घूम रहे थे। इस दौरान 3 से 4 आतंकी आसपास के जंगलों में छिपे हुए थे। ये आतंकी पुलिस और आर्मी की वर्दी पहनकर आए थे कहा जा रहा है और पर्यटकों पर फायरिंग शुरू कर दी। इन आतंकियों ने पर्यटकों पर 40 राउंड से ज्यादा फायरिंग की है। हमले के इस पैटर्न को देखकर यह बताया जा रहा है कि हमले से पहले इन आतंकियों ने इलाके की कई बार रेकी की थी। इस हमले के बाद सभी आतंकी पहलगाम के जंगलों में गायब हो गए। इस हमले के पीछे आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा की दूसरी ब्रांच है TRF, उसका नाम बताया जा रहा है। कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद लश्कर ए तैयबा का दूसरा ग्रुप TRF अचानक एक्टिव हो गया है। इस ग्रुप के बारे में भी आपको बताता हूं। TRF का पूरा नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट। TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट। यह आतंकी संगठन साल 2019 में सामने आया था। TRF को लश्कर ए तैयबा और पाकिस्तानी फौज की मदद से तैयार किया गया। TRF को स्पेशली टारगेट किलिंग के लिए तैयार किया गया था। जंगलों और पहाड़ी इलाकों में छुपकर हमला करने के लिए TRF का फैल्कन स्क्वाड नाम से एक ग्रुप एक्टिव है। ये आतंकी अचानक आते हैं और हमला करके घने जंगलों में गायब हो जाने में एक्सपर्ट बताए जाते हैं। सूत्रों का कहना है कि फैल्कन स्क्वाड को हाल ही में एडवांस हथियारों की एक बड़ी खेप मिली है। TRF के आतंकी ज्यादातर गैर कश्मीरियों को निशाना बनाते हैं ताकि दूसरे राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर आने से बचें। यानी साफ साफ एजेंडा यह दिखता है कि जो कश्मीर आगे बढ़ रहा है, जिस कश्मीर में पर्यटन आगे बढ़ रहा है, रिकॉर्ड पर्यटन हो रहा है, जहां लोगों की कमाई इस पर्यटन की वजह से बढ़ रही है, उसको डिस्टेबलाइज कर दो। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक TRF कश्मीर में फिर से वही दौर लाना चाहता है जो कभी 90 के दशक में हुआ करता था। पहलगाम में हुए आतंकी हमलों को लेकर पहलगाम पुलिस ने एक हेल्प डेस्क भी शुरू किया है। इस हमले में मारे गए लोगों और घायलों की जानकारी के लिए 3 फोन नंबर जारी किए गए। 9596777669, 01932225870 और व्हाट्सएप नंबर भी है 9419051940। कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद वहां का माहौल बदल गया था। पिछले 5 साल में जिस तरह पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, उससे कश्मीर के लोगों की जिंदगी ही बदल गई। यही वजह है कि आतंकी संगठन बहुत बौखलाए हुए हैं। आप देखिए कि 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद टूरिज्म सेक्टर में कश्मीर में क्या कमाल हुआ। आप जरा उसकी तस्वीर देखिए, आपको पता चलेगा कि क्यों इन लोगों ने टूरिस्ट को निशाना बनाया, आपको समझ में आएगा। कश्मीर की आपको बात बता रहा हूं। कश्मीर के अंदर अगर आप देखेंगे 2018 में कितने पर्यटक आए, अगर आप उसकी संख्या देखेंगे 8,30,000 से ज्यादा, 8,30,000 प्लस पर्यटक आए थे। और 2024 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद 34,98,000 यानी ऑलमोस्ट 35 लाख लोग जो है वो पर्यटन करने कश्मीर आए। ये है पर्यटकों को निशाना बनाने की वजह। और जो ये will hit back if India attacks. Pakistan minister praises Pahalgam attackers. Minister Ishqdar says that attackers are freedom fighters. I want to cut across immediately to my colleague Geeta Mohan. Geeta, could you give us more information coming in? Who is this minister who's making claims, glorifying the attackers and then, by default taking responsibility? Well, 2 press conferences took place. One is Defence Minister Khwaja Asif and the other Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Pakistan Ishaq Dar. And both of them very clearly, one deflecting treaty, saying that was no involvement of Pakistan. Secondly, saying that if there is anything that changes because of the Indus Waters Treaty being held in abeyance, then that would be treated as an act of war. And then going ahead and provoking India yet again. So these provocative statements that are coming from Pakistan at a time when India has suffered at the hands of Pak terror yet again, at a time when a BSF soldier has been held by Pakistani forces, certainly is not going to go down well with New Delhi. Foreign envoys of select countries in batches are being briefed by the Ministry of External Affairs, none other than the Foreign Secretary himself. Not just talking about what happened, briefing them on the Pulwama terror attack, but also telling them, informing them that there is consequences that Pakistan will have to pay.
And it's not just a first few steps of diplomatic measures, because that would hardly impact. Apart from the Indus Waters Treaty, everything else was anyway on a massive low, so that would hardly impact Pakistan. What they're looking at is military response, and it is justified, and that there can be no international outcry after knowing exactly what Pakistan has done. So these Geeta, coming from. But Geeta, also, but what is really, really worrying, and it's bizarre that you have a minister who's outrightly gone ahead and praised the attackers who attacked hapless tourists in Pahalgam. It's bizarre that you have someone actually saying. Well, absolutely, because look, where does it come down to, and how? What does it come down to, Preeti? It is not the civilian dispensation that is in control of Pakistan, especially not Pakistan's India policy. It is the Pakistani military and the Pakistani establishment. It trickles down from General Asim Munir. The statement that he made claiming Kashmir is a jugular vein for Pakistan, claiming that they're never going to leave the side of Kashmir, basically saying the terror forces that work against India and Indian interests, those are the people that they support, and that he avowed that they are going to continue supporting these forces who are fighting a so-called fight for the Kashmir cause. So it's Defense Minister, and there's word coming in right now, has also practically stated, and of course this is all in the realms of speculation and what you call warmongering at a level, saying that India is planning, as per the Pakistan Defense Minister, terrorist attacks, multiple terrorist attacks across the country of Pakistan, and Pakistan will now retort in equal measure. The Defense Minister has gone ahead and even stated that if Pakistani citizens will not be safe and attacked, in terrorist attacks, then Pakistan will retaliate. Absolutely. They can continue saying this, and they have said this in the past also. This is a very, very desperate and also fearful in a way, in many ways than one, Preeti, Pakistan that has already put its entire border security apparatus on high alert. They are expecting India to respond to this. But the response is not going to be just one surgical strike anymore. Prime Minister Narendra Modi made it very clear, Preeti, that they are going to raze to the ground any area, any land that harbors terrorists. So Pakistan on high alert, these are just words. They're trying to tell India not to take any military measures, because that will invite a response from Pakistan. This is what is done as deterrence. So Pakistani statements, provocative, but also trying to act as deterrent, so India does not carry out a military response. But Preeti, at this juncture, looking at the terror attack, is quite determined. All right, Geeta, appreciate you joining.